Recording in Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. क्या हाल चाल है भाई? एक एक करके बोलो। बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर। कितना कुछ हो गया। इंडिया एशिया कप से बाहर हो गई, गणपति विसर्जन हो गया, सब कुछ हो गया है ना? Yes, sir. Hello, sir. What was the topic that we were discussing in the last lecture? Interference of waves. Interference of waves. Going in the same direction. Did we talk about principle of superposition? Yes, we did. Yes, sir. Okay. Had we done the mathematical analysis? No, sir. No. बोलो, अभी हमने मैथमेटिकल एनालिसिस किया था क्या? नहीं किया था। हमने सिर्फ इंटरफेरेंस की बात की थी, राइट? Yes, sir. ठीक है। हमने आपसे ये बात करी थी कि कहाँ तक हो गया तुम्हारा? सर आपने वो किया था, मतलब 3 ऐसे रोप्स बनाई थी और फिर उसमें बोला था y1 y2 एम्पलीट्यूड्स इंक्रीज हो रहा है। हाँ भाई, देखो इधर। देखो इधर। सर आपका बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है। बोर्ड ब्लर है? नहीं सर, क्लियर है। सही सर, बराबर है। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि मान लीजिए मेरे पास एक रस्सी है, इस रस्सी पर मैंने एक वेव पल्स जनरेट करी ऐसे करके, जो कि इस वाले पार्टिकल को कितना मूव करा सकती है? Y1. एंड लेट अस से ये डिस्टरबेंस इधर से आ रहा है, और इसी रस्सी पर अगर मैं दूसरे एंड से एक और डिस्टरबेंस ऐसे करके क्रिएट कर दूं, जो कि इस सेम पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करा सकता है? Y2. तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब ये दोनों एनर्जीज आपस में मिलेंगी,
तो ये इस पार्टिकल को नेट कितना डिस्प्लेस करा पाएंगी? Y1 Y1 plus Y1 plus Y2. y1 प्लस Y1 plus Y2. y2। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. जहां पर ये जो y1 है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द फर्स्ट वेव, y2 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड वेव, एंड y इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ बोथ द वेव्स। अब अगर मैं इस y को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, सपोज इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट दिस y एंड मुझे एक वेव इक्वेशन ही मिल जाए, मान लो मैं y1 की वेव इक्वेशन लूं, इस y1 की वेव इक्वेशन ले लेते हैं कुछ, y2 की वेव इक्वेशन ले लेते हैं कुछ, और हम इससे y कैलकुलेट करने की कोशिश करें, और जो y हमारा आए वो भी अपने आप में एक वेव इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो शायद हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि इन दोनों वेव्स ने मिलकर एक नई तीसरी रिजल्टेंट वेव बना दी है। यस, Yes, sir. वी आर इंटरेस्टेड कि वो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसके फेज एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अल्टीमेटली आपको रियलाइज करेंगे जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये चीजें आपने कहीं ना कहीं एसएचएम में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कंपोजिट एसएचएम में, वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बट इसका डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा कैसे हम करने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज interference of waves going in same direction. Just tell me, क्या हमने लास्ट टाइम आपको कोहेरेंट सोर्सेज या कोहेरेंट वेव्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताई थी? मैंने आपको बताया था कोहेरेंट वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट वेव्स का ही स्टडी करेंगे अभी फॉर नाउ। नॉन कोहेरेंट का साउंड में जाके विल स्टडी। तो ऐसा मानो कि मान लो मेरे पास एक रस्सी है ऐसे करके, और सर ये लास्ट क्लास डिस्कस करवाया था आपने ये टॉपिक। हाँ बेटा, बट इसका मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं किया था ना, वही करने जा रहे हैं। Did we discuss the mathematics of this? No, sir. नो सर। Oh, I sir. have a रस्सी like this, इस पर मैंने एक वेव पल्स जनरेट करी ऐसे करके जो इधर से ट्रैवल करती हुई आ रही है, एंड लेट अस से इस वेव पल्स की इक्वेशन कितनी है? y1। यहां से एक वेव पल्स जनरेट करी, इसको मैंने इधर ट्रैवल करा दिया, इसकी वेव इक्वेशन कितनी है साहब? Y2. यहां पर आकर ये दोनों वेव्स मिल जाएंगी आपस में। Yes, sir. पर इस रस्सी पर ये एक रिजल्टेंट डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, एक रिजल्टेंट वेव बनाएंगे। मैं ऑलरेडी ये बोल दे रहा हूं कि रिजल्टेंट वेव बनाएंगे, क्योंकि हम अभी आपको दिखाएंगे कि जब आप इस रिजल्टेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो दैट इटसेल्फ विल बी अ ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन ओनली। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. नाउ जस्ट लुक हियर, हाउ कैन यू राइट y1? मैं y1 लिख सकता हूं a1 sin omega t minus kx. This is the equation of the first wave, and let me write the equation of the second wave as a2 sin omega t minus kx plus phi. दो चीजें यहां से आपको दिखनी चाहिए। पहली चीज, दोनों का ओमेगा सेम दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ इसका मतलब Yes. कोहेरेंट वेव्स है, कोहेरेंट वेव्स है। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम दिख रही है दोनों वेव्स की? यस हाँ सर। कैसे सेम दिख रही है? दोनों का ओमेगा, दोनों का के सेम है। वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के, तो ओमेगा और के दोनों सेम है तो वेलोसिटी भी सेम है। एनी प्रॉब्लम? अब एक चीज यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिखी है विच इज फाई। अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा ये ओमेगा टी माइनस के एक्स इसका फेज एंगल कहलाएगा, और ये पूरा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इसका फेज एंगल कहलाएगा। इन दोनों के बीच में क्या कोई फेज डिफरेंस है? Yes, sir. कितना फेज डिफरेंस है? Five. फाई। फेज डिफरेंस कहां से आ रहा है? Origin, sir. ये फेज डिफरेंस कहां से आ रहा है बेटा? फ्री एंड से इनिशियल फेज डिफरेंस Origin. ड्यू टू सोर्स। इसको आपको पहले फील लेनी पड़ेगी कि क्या मतलब है भैया। ये वो फेज डिफरेंस है फाई जो सोर्स ने इनके बीच में क्रिएट किया है। अब सर सोर्स कैसे क्रिएट करेगा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जिसने इस पर वेव जनरेट करी उसने इस एंड को पकड़ा और ऐसे ऊपर की तरफ झटका दिया, ऐसे ऊपर की तरफ झटका देके वेव क्रिएट करी। लेकिन जब मैंने इस एंड को पकड़ा
तो ऊपर की तरफ झटका देने की जगह इसको मैंने नीचे की तरफ झटका देके वेव क्रिएट करी। तो इसका पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, इसका पार्टिकल पहले नीचे जाएगा। क्या मैंने ऑलरेडी दोनों के बीच में एक पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट कर दिया? Yes. Yes, sir. The initial phase which I have already created between both these waves. So this is the phase difference created due to source, or you can say by the source. Is that clear to you or not? Yes, sir. जब ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगे, सुपरपोज करेंगे, तो एक नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y मिलेगा, जो हमें पता है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके बराबर होगा? y1 प्लस Y2. Y2. यहाँ पे और देख लीजिए, दोनों में यहाँ पर माइनस साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन भी क्या है बेटा? Positive x-axis. सेम। जस्ट सी है, मैंने बोला बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y हैज टू बी इक्वल टू y1 प्लस y2। एग्रीड? Yes, sir. बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, एसएचएम में आपने ऑलरेडी करी हुई है, बट स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए क्या करने जा रहा है। y बराबर y1 की जगह हमने लिख दिया a1 sin ओमेगा t माइनस kx, y2 की जगह हमने लिख दिया a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 1। देन हमने यहां लिख दिया a1 sin ओमेगा t माइनस kx, इसको एज इट इज छोड़ दिया इस टर्म को, प्लस इसको हमने ऐसे करके एक्सपैंड कर दिया a2 sin ओमेगा t माइनस kx cos phi प्लस a2 cos ओमेगा t माइनस kx sin phi। sin a प्लस b के फॉर्मूले से खोल दिया, कोई दिक्कत? नहीं। अरे इसको मैंने sin a प्लस b के फॉर्मूले से खोल दिया बेटा, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, sin a प्लस b से खोल दिया, कोई दिक्कत? नहीं। ऑलराइट, अब देखो ये जो पहली टर्म है और ये जो दूसरी टर्म है, इन दोनों में से sin ओमेगा t माइनस kx कॉमन आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. What will you get in the bracket? A1 plus A2 cos phi. बहुत अच्छी बात। और दूसरी टर्म में से मैंने इसको ऐसे लिख लिया कि cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx a2 sin phi। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No. Yes, sir. सोचिए आराम से, ये जो पूरा माल मसाला है ये, और ये जो पूरा माल मसाला है ये, क्या ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं? Yes, sir. राइट? हाँ। इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको मैंने नाम दे दिया Q, यानी कि मेरे पास जो y आ गया उसकी फॉर्म बन गई ये P sin ओमेगा t माइनस kx प्लस Q cos ओमेगा t minus kx. This is the y that I have received till here. Any problem? No, sir. Tell me, क्या ये आपको एक वेव इक्वेशन लग रही है? Yes, sir. Yes, sir. We can multiply and divide by root of p square plus q square. वो अपन कर सकते हैं, वो ही करने जा रहे हैं। आपको स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है ना बच्चों, बोलो हाँ या ना? Yes. अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के बच्चे हो, सबको पता है क्या करना है। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से क्या कर देंगे? Divide. Divide. तो क्या मेरे पास ऐसा कुछ बन जाएगा? बोलो भाई। Yes, sir. यस, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. अपने आप सोचो बेटा, ये जो वैल्यू लिखी है ये किसी भी वैल्यू ऑफ पी और क्यू के लिए -1 से +1 के बीच में ही होगी। हाँ। Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes. इसकी वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होगी और +1 से क्या होगी? छोटी. तो मैं कह रहा हूं फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा के लिए क्या मैं इस टर्म को कॉस थीटा बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि बेटा कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 जाती है, तो कोई तो एंगल थीटा ऐसा होगा ना जिसका कॉस थीटा यही वैल्यू दे रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. ध्यान से देखो तो वो ट्राइंगल में बना के दिखा दे रहा हूं और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप इसको थीटा मान लें, इसको P मान लें, इसको Q मान लें, तो ये ऑटोमेटिकली रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन जाता है। दिस इज 90 डिग्री। कैन यू सी फ्रॉम दिस ट्राइंगल?
Yes, sir. This is cos theta. I am sure you are able to see that this automatically becomes Sin theta. sin theta. शाबाश. Also, ये जो पूरा माल मसाला लिखा हुआ है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या ये भी अपने आप में कांस्टेंट होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा भाई. जब पी कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है. इस पूरे माल मसाले को मैंने नाम दे दिया ए, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ए. अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है? Yes. तो ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, अब sir. देखिए इसको आके फाड़ फाड़ के, क्या ये एक ट्रैवलिंग वेव की ही इक्वेशन नहीं आ गई? Sir. मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि जब हमने दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज किया तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेव इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दोनों वेव्स को मिला के एक नई तीसरी रिजल्टेंट ट्रैवलिंग वेव बन गई. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes. इसको मैंने बोला इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव. दिस इज इक्वेशन ऑफ. सो फार सो गुड. Yes, sir. इतना नोट करो फटाफट जल्दी से. यहाँ पे कुछ, यहाँ तो ये तो बता दिया था लास्ट लेक्चर, ये भी बता दिया था ना? हाँ हो गया था. हाँ sir, next page. यहाँ से लिखना शुरू करिए जल्दी. सर मेडिकल के लिए पूरा प्रूफ लिखना जरूरी है? क्या कह रहे हो बेटा? मेडिकल वालों के लिए पूरा प्रूफ लिखना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, पूरा प्रूफ लिखना जरूरी. Sir, could you go to the second page for a minute? Which one? It was done in last class. Yeah, Please show sir. next class. What? Please sir. Next page. Yes, sir. You can go to next. Can you go to next? सर हम लोग ने पी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? बेटा ताकि उसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाए साइन ए प्लस बी के. सर और वो -1 to +1 का रेंज हमें कैसे मालूम पड़ता है? बेटा कैसे मालूम पड़ता है? ऐसे मालूम पड़ता है. एक काम करो, पी और क्यू की कोई भी वैल्यू जो अच्छी लग रही चूज कर लो. 2 पी की क्या वैल्यू चूज कर रहे हो? 2 2 और क्यू की 1 तो रख दो इसके अंदर. पी आ जाएगा 2 और अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 2/√5 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अरे 1 से छोटा ही है कि नहीं है? सर बट लिमिट्स कैसे मिला -1 से 1? क्योंकि बेटा मुझे पता दिख रहा है -1 से +1, -1 से ज्यादा होगा और +1 से छोटा होगा हमेशा. रख के देखो इसको. अच्छा एक बात बता, सोच के बता. चल सोच ले आराम से, ऐसे बता बेटा. रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक बात बता बेटा. अभी बताता हूँ कैसे पता चला. जस्ट लुक हियर. ये रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू हमेशा पी से बड़ी होगी कि नहीं होगी? हाँ सर. अगर पी पॉजिटिव है तो, Yes, अगर sir. पी पॉजिटिव है तो ये हमेशा पी से बड़ा आएगा कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. बेटा p में तुमने पहले स्क्वायर किया, उस स्क्वायर में कुछ ऐड करके रूट लिया है, तो p से बड़ी वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes. दैट मींस ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? सर इक्वल भी हो सकता है ना? हाँ, इक्वल भी हो सकता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल भी हो सकते हैं ना बेटा, +1 और -1 के। मना किसने किया? यस सर, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में बताया ना सर। ठीक है ना भाई? हाँ सर। इसके पहले वाला स्लाइड पे जाओ ना। लो बेटा, ये लो। Sir, ये proof is only for coherent waves. प्रूफ इज ओनली फॉर Coherent waves. यस, दिस प्रूफ इज ओनली फॉर कोहेरेंट वेव्स, क्योंकि आप देख सकते हैं ध्यान से, दोनों में हमने ओमेगा सेम लिया है। यस, Yes, sir. ओमेगा चेंज कर देंगे तो चीजें बदल जाएंगी, तो ये सिर्फ कोहेरेंट वेव्स के लिए ही है। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। सर आपने वो ऊपर y लिखा है क्या? हाँ, वाई है, वो वाई है। सर so previous page please. सर बोलो आलोक। सर वो वाला जो चीज़ें हैं, तो उसमें लाइक cos थीटा sin थीटा तो हमने खुद से लिया ना, उसके लिए कोई रीजन नहीं है ना, लाइक कि हम नहीं। को sin a प्लस की फॉर्म मिल जाए। एग्जैक्टली, तो इसलिए साइन वाले के साथ कॉस मान लिया, कॉस वाले बात को साइन मान लिया। हो गया? Yes. ओके, नाउ सी हियर, ये जो बेटा ए है, ये ए, क्या मैं बोल सकता हूं दैट दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? Yes sir. Yes, sir. ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। और ये जो थीटा है, ये क्या कहलाएगा? Resultant phi. Phase. रिजल्टेंट फेज एंगल, मतलब जो आपका रिजल्टेंट वेव आई है उसका इनिशियल फेज एंगल। बोलो, रिजल्टेंट इनिशियल फेज। यस, Yes sir. तो अगर बेटा किसी तरह से मैं ए निकालना सीख जाऊं और थीटा निकालना सीख जाऊं, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स तो सेम ही है, तो क्या मुझे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन मिल जाएगी? जी सर। बिल्कुल मिल जाएगी। तो देखिए भाई साहब, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, आपने एसएचएम में भी पढ़ा है। ए कैसे निकालेंगे? आप अपने डेरिवेशन को अगर ध्यान से देखें तो आपने शायद √p² + q² कोई ए बोला हुआ है। यस, आप देखिए, आपने किस चीज को p बोला था? जस्ट लुक एट योर डेरिवेशन, किसको p बोला था? a1 + a2 सर। a1 + a2 cos phi को आपने p बोला था, और a2 sin phi को आपने q बोला था। तो मैंने वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज उठा के यहाँ पर रख दी। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, उठा के खोल दो इसको। a1² + a2² cos² phi प्लस 2a cos phi प्लस अगली टर्म क्या आएगी? a2² sin²। a2² sin² phi। आई होप सबको ये दिख रहा होगा कि बेटा इस टर्म में से और इस टर्म में से a2² कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और Yes. sin² phi + cos² phi 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर।
तो ये कितना आ जाएगा बेटा? A1 square A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. A1 square plus A2 square plus 2A1 A1 plus A2 basically. This is the formula for your vector addition. बोलो yes or no? Yes. अरे ये फॉर्मूला Yes, तो sir. कहीं देखा है ना हमने, कहाँ देखा है? vectors में से। Vectors में. ये बेसिकली दो वेक्टर्स का एडिशन का ही तो फॉर्मूला है। अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड A1 है, एक का मैग्नीट्यूड A2 है, और दोनों के बीच में फाई का एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट यही आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. बोलो yes और no? Yes sir. इसका मतलब सिंपल सी वेक्टर ट्रिक क्या हो सकती है? सिंपल सी वेक्टर ट्रिक क्या हो सकती है? ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सी वेक्टर ट्रिक ये हो सकती है कि मान लीजिए, एक तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए आपको दे दिया y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX, और y2 आपको दे दिया A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस 5। तो आप सिंपली क्या करेंगे? पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है? A1 A1। A1 का क्या ड्रॉ करोगे बेटा? vector A1 का बेस वेक्टर ड्रॉ कर लोगे ऐसे करके, ये रहा A1। दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड कितना है? A2 लेकिन फेज डिफरेंस कितना है? 5 तो दूसरा वाला जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम लोग A2, वो यहां से फाई एंगल पर ड्रॉ करेंगे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? yes sir. आप बस सिंपली इन दोनों वेक्टर्स का क्या ले लीजिए आप, addition अगर आप इन दोनों Resultant vector. Resulting vector. तो क्या आपको समझ में आता है? यही आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। yes sir. नहीं आई बात समझ में? I sir. Got it? Yes. Yes, sir. Now tell me, what is the advantage of this vector trick over this? थीटा से निकाल सकते हैं, फाई भी निकाल सकते हैं। Sir, वो formula is only applicable for two waves. Exactly. ये फॉर्मूला सिर्फ तभी तो काम करेगा जब दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा होगा। नहीं आई बात समझ में? yes sir. क्योंकि ये फॉर्मूले में तो हमने दो ही को लिया है ना। मान लो क्वेश्चन आया दो से ज्यादा वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो अगर बेटा दो से ज्यादा वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं। लेकिन क्या आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ। हाँ sir. बिल्कुल। पहले का एम्पलीट्यूड का एक वेक्टर बनाना, दूसरे के एम्पलीट्यूड का दूसरा वेक्टर बनाना, तीसरे के एम्पलीट्यूड का तीसरा वेक्टर बना देना। अल्टीमेटली आपको सबका वेक्टर रिजल्टेंट ही लेना है। जो भी वेक्टर रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. Just remember this. Any problem with this? oh sir. Also, A निकाल लिया मैंने, एक चीज मुझे और निकालनी थी, थीटा निकालना था कि नहीं निकालना था? जी sir. तो बेटा आपके डेरिवेशन में आपने ये वाला जो ट्राइंगल माना हुआ है, यहां से बहुत साफ साफ दिख रहा है कि tan थीटा इज Q by P yes and theta is, Q by P and inverse. और अगर आप ध्यान से देखो तो Q की जगह आई वुड राइट A2 sin phi। yes yes sir. Yes. Upon A1 plus And A2 P की sin phi. जगह A1 plus A2 sin cos phi. A1 plus A2। Cos. जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला। क्या ये भी कहीं देखा देखा नहीं लग रहा है? हाँ sir. Angle between the vectors. ये कौन सा फॉर्मूला होता था? ये दो Angle between वेक्टर्स, two B vectors. sin theta upon A plus B cos theta. जो बेसिकली दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता था। रिजल्टेंट और बेस वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला है कि नहीं है? Yes. बोलो नहीं आई बात समझ में? I sir. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कौन सा एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द Yes, sir. बेस वेक्टर। तो इस चीज को मैं आपको क्रॉस वेरीफाई भी करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, ये आपकी पहली वेव थी y1, ये आपकी दूसरी वेव थी, और आपकी रिजल्टेंट वेव कितनी आई है जल्दी बताइए? A साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा। बोलो आई है कि नहीं आई है? yes sir. अब जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं देखो, शायद तुम्हें अपने आप ये चीज चमके। एक बात बताओ बेटा, पहली वेव और दूसरी वेव में कितना फेज डिफरेंस है? 5 5। तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, यहाँ वेक्टर डायग्राम को देखते हैं। ये जो A1 है ये पहली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो A2 है ये दूसरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है कि नहीं? yes Yes, sir. तो इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो इक्वेशन से दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 5 तो आपको वेक्टर डायग्राम में दिख रहा है कि A1 और A2 के बीच का एंगल फाई है। yes sir. तो अब सेम एनालॉजी लगाइए और सोचिए, ये जो पहली वेव है और ये जो रिजल्टेंट वेव है, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है? थीटा
तो अगर इनके बीच में थीटा फेज डिफरेंस है तो रिजल्टेंट, ये जो वेक्टर डायग्राम है इसमें ये रिजल्टेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहली को, इसका मतलब इनके बीच का ये जो एंगल है यही थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. ये फिर कौन सा एंगल है? दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट और बेस वेक्टर के बीच वाला एंगल, जिसका फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड हमें पता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेक्टरनोलॉजी क्लियर हुई आपको? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, छाप लीजिए उठा फटाफट जल्दी से। Sir, please show the previous slide. Done, sir. So can you show previous slide? नेक्स्ट स्लाइड दिखाओगे? Sir. डन? Yes. इसमें कोई भी डाउट है बेटा? नो। ठीक है, अब इधर देखो भैया, ऐसा है था कि हमको ये पता है कि जो रिजल्टेंट ऐसा है, we know this is the formula for the resultant amplitude. Any problem with this? No. Now, थोड़ा सा बात करते हैं। आपने क्लास में बेटा ये पढ़ा था कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, लास्ट लेक्चर में ही आपको पढ़ाया गया, इंटेंसिटी आई, इट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, रिमेंबर? Yes. यस? Yes. लेकिन हम लोग कैसी वेव्स मान के चल रहे हैं बेटा? तो एक बात समझ में आनी चाहिए आपको खुद से कि अगर कोहेरेंट वेव्स हैं तो ओमेगा से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सबका ओमेगा सेम है। Yes.
यानी कि फॉर कोहेरेंट वेव्स इंटेंसिटी कैन बी सेट टू बी प्रोपोर्शनल टू ओनली, that means in place of this a square I can write I, in place of this a1 square I can write I1, in place of this a2 square I2 plus 2 times root of a1 की जगह I can write root I1, a2 की जगह I can write root I2 into cos phi. क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. Yes. This is the formula to calculate what? Resultant intensity. Resultant intensity. I is the resultant intensity, I1 is the intensity of the first wave, I2 of the second wave, phi is the phase difference between them. Any problem? No, sir. Note करो इतना. Sir, can you please show last slide? अरे लास्ट स्लाइड में ऐसा क्या है? सर ये था. अच्छा एक बात बताओ मुझे. Just tell me one thing. Just tell me one thing. Last lecture में I had given you some homework, right? Yes, sir. Sir, last lecture का अपने slides भेजा नहीं sir. Did you try that homework? हाँ सर, इसमें ऐसे Yes, sir. ये निकालना था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट. अच्छा उसमें शायद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना था, राइट? Yes, sir. हो सकता है आपसे उस टाइम नहीं हुए हो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा नहीं था तब तक. अब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर. अच्छा जितनी भी चीजें आपकी पढ़े हुए पोर्शन की थी वो क्वेश्चन की वो बन रहे हैं आपसे कि नहीं बन रहे हैं? हाँ सर. बन रहे सर. बहुत अच्छी बात है. गुड. चलो बेटा मैं पहले भी बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको. वेव्स का आपके पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके क्लास नोट से बाहर नहीं होगा. आज तक नहीं हुआ है, आज भी इस बार भी नहीं होगा. जितना भी आई एम टीचिंग इन द क्लास सिर्फ उतने क्लास नोट्स पढ़ लेना, जितना काम दूंगा करने को उतना कर लेना. 4 क्वेश्चन सॉलिड तुम्हारे 16 नंबर पक्के हैं, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ. समझ आई बात? Just be regular in the lectures and study each and everything which I am telling you. Is it done? Have you noted this down? Yes. Yes, sir. All right. Now, थोड़ा सा सर आपने लास्ट लेक्चर का नोट्स नहीं भेजा सर. भेज तो दिया. आपने बोला था ना आप स्लाइड्स दो. स्लाइड भेज तो दी थी किसी ने ग्रुप पे. अच्छा सर हम लोग को शायद लेट लिंक मिला था. ओहो. सर आप क्लास के एंड में लास्ट लेक्चर का स्लाइड्स दिखा देना ना. ठीक है. बोलो भाई हो गया इतना? जी सर हो गया. हो गया. अब एक काम करिए, आइए अब हम लोग काम की बात करते हैं. काम की बात क्या है देखिए इधर. मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो है √(a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 cos phi. बोलिए बात समझ में आती है? Yes, sir. इन दोनों के बिहाफ पे हम लोग दो तरीके का इंटरफेरेंस डिफाइन करने जा रहे हैं. पहले को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और इन दोनों इंटरफेरेंस का मतलब बिल्कुल वही है जो इनके नाम का मतलब है, जो नाम का लिटरल मीनिंग है वही है. कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि दोनों चीजें मिलके कुछ बड़ा बना रही हैं, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिग थिंग. डिस्ट्रक्टिव का मतलब है दोनों एनर्जीज एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, दे आर डिस्ट्रक्टिंग ईच अदर. यानी कि दोनों चीजें मिलके बड़ी ना होके छोटी हो जा रही है. बात समझ में आती है? Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव का सीधा सा मतलब है साहब कि मुझे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिले इट शुड टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू, या मैं ये बोल दूं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिले इट शुड टेक इट्स Maximum value. मैक्सिमम. अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे मैक्सिमम मिल जाएगी आई विल कॉल दिस टू बी कंस्ट्रक्टिव. खुद से सोचो फिर डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा साहब? Minimum. मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड और मिनिमम वैल्यू ऑफ. अब चलिए आइए बात करते हैं. सोच के बताइए एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और कब होगी? Cos phi 0, cos phi 1, हाँ प्लीज cos phi अंडरस्टैंड. सुन लो बेटा आराम से. इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए cos phi को मैक्सिमम होना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir.
कितनी वैल्यू होती है इनकी मैक्सिमम? 1 अब मैथ लगाइए, जैसे ही हम यहाँ पे 1 डाल देंगे ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 विच इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। हाँ सर। yes sir Yes. a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा यानी कि एम्पलीट्यूड A1 plus A2 A1 plus A2. A1 plus A2. और क्या ये बात वेक्टर से बिल्कुल एनालॉजी नहीं दिख रही है? Yes, अगर मेरे sir. दो वेक्टर्स हैं a और b तो उनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस b तो हो सकती है। Yes, sir. Yes. इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साहब? यहाँ पर भी cos फाई को आपको कितना डालना पड़ेगा? +1. +1। देखो जैसे ही इसको +1 डालोगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 क्या तुम्हें समझ? root I1 plus root I2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का Whole square. ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। बोली बात समझ में आती है? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? सबको अपने मैक्सिमम अरे कंडीशन क्या है? 1 1 होना चाहिए। cos फाई को कितना होना पड़ेगा? 1 1। इसका क्या मतलब है? फाई को कितना होना पड़ेगा? 0 डिग्री। अगर 0 बोलोगे तो भगा देंगे यहाँ से मैथ्स के बच्चों। फाई को क्या होना पड़ेगा? 2n pi. 2n pi बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. 2n पाई का मतलब है कि अगर दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई है, क्या 2n पाई का मतलब आप ये समझते हो कि पाई का इवन मल्टीपल? Yes, sir. अगर ये पाई का कैसा मल्टीपल है? Even multiple. इवन मल्टीपल है तो बेटा कैसा इंटरफेरेंस होगा उनके बीच में? Constructive. कंस्ट्रक्टिव मतलब वो दोनों जुड़ के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी यील्ड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। इधर देखिए साहब, यहाँ पर एम्पलीट्यूड को आपको मिनिमाइज करना है तो मिनिमम करते हैं, इसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, इसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। -1. अब इसको A1 मिनिमम minus करने के लिए cos फाई को कितना होना पड़ेगा? -1. देखो भैया, जैसे ही हम -1 डालोगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 यानी कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, Sir. तो कितना आएगा ये वैल्यू? A1 by. A1 minus A2। लेकिन मॉड लगा लेना क्योंकि हमें नहीं पता कि a1 बड़ा है कि a2 बड़ा है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. और ये कितनी आ जाएगी यार? Root I1 plus root I1 sir. माइनस रूट रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। यहाँ मैं कंडीशन अगर लिखूं तो कंडीशन क्या होगी साहब? cos फाई को कितना होना पड़ेगा? माइनस Odd pi. 2n minus -1 2n -1 और 2n मल्टीपल plus 2n pi odd pi. 2n plus 1 pi। 2n प्लस 1 पाई यानी कि पाई का इवन मल्टीपल की पाई का ऑड मल्टीपल? Odd और multiple. मल्टीपल। पाई का ऑड मल्टीपल। क्या ये समझने में बहुत दिक्कत है आपको? नहीं sir. नो नहीं। सर। तो इसको नोट करिए और ये जो आप टेबल बनाएंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इसको यही खत्म मत कर दीजिएगा। इसके नीचे कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स की जगह और छोड़िएगा। अभी इस टेबल को हम और आगे बढ़ाएंगे, इसमें और पॉइंट्स ऐड करेंगे। समझ आ रही बात? Yes, sir. हाँ बोलो। फाई का फाइनल वैल्यू कैसे आया? पाई का क्या फाइनल वैल्यू कौन सा? ये वाला? पाई। हाँ बेटा cos फाई -1 कब होता है? पाई के ऑड मल्टीपल्स पे ही होता है ना। हाँ पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 5 पाई पे होता है, 7 पाई पे होता है, आया ना? तो वो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? 2n प्लस 1 पाई तो हो गया। ओके ठीक है। हाँ सर, वो टेबल में आप अभी और पॉइंट्स लिखवा रहे हो? हाँ अभी टेबल पहले इतना लिखो, इसके नीचे 2 पॉइंट्स की जगह और छोड़ना है, इसमें भी और पॉइंट्स ऐड करेंगे हम लोग। 2 पॉइंट्स की जगह छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आगे जब हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाएंगे इसके अंदर चीजें ऐड करते चले जाएंगे। सर बोलो बेटा। एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हो? आपने 2n minus 1 पाई कैसे लाया? 2n -1 नहीं, 2n प्लस 1 या -1 जो भी चले। बेटा पाई के ऑड मल्टीपल है ना ये। हाँ तो पाई के ऑड मल्टीपल कैसे लिखोगे? इसमें n की वैल्यू डालो। चलो n 0 डालो, कितना आ रहा है? तो सिर्फ पाई आएगा। 1 डालो तो 3 पाई। अच्छा ओके ऐसे। सर 2 पर डालो। इसको हम लोग 2n minus 1 नहीं लिख सकते हैं? आप बेटा 2n -1 भी लिख सकते हैं। 2n प्लस 1 लिखो, -1 लिखो। अगर n 0 से डालोगे तो 2n प्लस 1 लिख लो, 1 से डालोगे तो 2n -1 लिख लो। क्या दिक्कत? ठीक है सर। हाँ बोलो। हम 0 नहीं ले सकते क्या? क्या नहीं ले सकते? cos फाई को 0 नहीं ले सकते? बेटा सिर्फ cos फाई 0 पे ही 1 होता है।
नहीं सर, बाकी पे भी होता है। तो 2 पाई, हर 2 पाई के इंटरवल के बाद 1 होता है ना, हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करती है ना, 2 पाई का पीरियड होता है उसका। तो सारे सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। ठीक है सर। हो गया भाई इतना? हाँ भाई, हो गया इतना? चलिए। 1 second सर हाँ बोलो। सर वो ऑड मल्टीपल्स पिछले वाले स्लाइड में क्यों लिखा था? ऑड मल्टीपल्स लिखा था कि these are odd multiples of 5. 5 is odd multiples of 5. ओह ये 2 ओके, odd हाँ multiples ही तो है। हाँ समझा सर, समझा। चलो इधर देखो। देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, किस प्रकार के घटिया सवाल आपके पेपर में आते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपको दिया कि 2 waves of intensity 9i and I interfere. Find ratio of I max to I min. निकाल पाएंगे आप? यस सर। यस सर। 2 वेव्स है, एक की इंटेंसिटी 9i है, एक की इंटेंसिटी I है, इनका इंटरफेरेंस हो रहा है। कह रहा है I max और I min का रेशियो निकालो। बोलो समझ आती है बात? यस सर। तो बताओ भैया, 1. मैक्सिमम इंटेंसिटी इनके इंटरफेरेंस से कब क्रिएट होगी? जब इनका कैसा इंटरफेरेंस हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है? बोलो भाई, रूट I1 प्लस रूट I2। रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 9i प्लस रूट ओवर I का होल स्क्वायर। कैन यू टेल मी कितना आने वाला है? 82 plus 2 69. 69। इतनी मैथ्स आती है? यस। हाँ। मिनिमम इंटेंसिटी कब रिसीव होगी? I1 minus root I2 whole square. अरे मिनिमम इंटेंसिटी कब रिसीव होगी बेटा? Destructive interference में. डिस्ट्रक्टिव में रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 9i 9 प्लस रूट ओवर I का होल स्क्वायर। कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस? 4i. 4i। तो I max और I min का रेशियो कितना आ गया? 16i अपॉन 4i। व्हाट इज द आंसर? कर पाएंगे ऐसे सवाल? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलिए इधर देखिए। और देखिए क्वेश्चन कैसा है। y1 बराबर a साइन, सर एक सेकंड लास्ट साइड पे जाओगा बाद में। रुक जा बेटा, a1 ओमेगा t माइनस के एक्स, y बराबर y2 बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 3 पाई बाई 2।
देख पा रहे हो? अरे दिख रहा है ये? इस डेटा को देख के पहले मुझे बताओ इनका कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? देखिए साहब, अगर आपका उत्तर है कंस्ट्रक्टिव या आपका उत्तर है डिस्ट्रक्टिव, कुछ नहीं सीखा। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है 3/2 पाई, यानी कि 1.5 पाई। ना तो ये पाई का इवन मल्टीपल है, ना ये पाई का ऑड मल्टीपल है। इसका मतलब ना तो ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है और ना ये इंटरफेरेंस। दैट मीन्स दिस इंटरफेरेंस will neither give you maximum amplitude nor give you minimum amplitude। इसमें जो एम्पलीट्यूड आएगा वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कुछ आएगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. A root 2. This is neither constructive nor destructive. So what will be the resultant amplitude? Can you tell me? Root A over root 2. a square plus a square plus 2a into cos of 3 pi by 2. Cos of 3 pi by 2 will be how much? 0. तो कितना आ जाएगा आंसर बेटा? A root 2. This is the resultant amplitude. Any problem with this? No, sir. कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस? Yes. बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो फटाफट से जल्दी। Can you show the next slide? Just a second. सर प्रीवियस स्लाइड। अरे तुम लोग यार यही करते रहोगे, कोई कहेगा नेक्स्ट, कोई कहेगा प्रीवियस है। डन? हेलो सर। बोलो बेटा। सर एक छोटा हाँ क्या छोटा सा क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो वेव्स रहते हैं वो बढ़ जाते हैं क्या? वेव एनर्जी मतलब कंस्ट्रक्ट होता है ना कुछ, तो आपने ऐसे ही बताया। कंस्ट्रक्ट मतलब कि जो नई रिजल्टेंट वेव बनेगी वो ज्यादा एम्पलीट्यूड होल्ड करेगी, तो उसका एनर्जी जो होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दोनों के रिलेटिव तो ज्यादा एनर्जी आएगी ना। डिस्ट्रक्टिव में समझ आया कि नहीं आया? हाँ सही। सर हाँ बोलो। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा भी ज्यादा है, अगर ए मैक्स जरूरी नहीं है, तो भी उसको कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं कहते? नहीं बेटा, कंस्ट्रक्टिव नहीं किया। कंस्ट्रक्टिव वर्ड हमने ये डिफाइन किया है कि जहां पर मैक्सिमम आएगा उसको कंस्ट्रक्टिव बोल देंगे, मिनिमम को डिस्ट्रक्टिव बोल देंगे। अच्छा ठीक है सर। इट इज डिफाइंड ऑन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। इज दिस मच क्लियर टू यू और नॉट? यस। ठीक है साहब, हेडिंग लिखिए। Concept of path difference. Concept of path difference. Concept of path difference and its relationship with phase difference. Concept of path difference and its relationship
with relationship with phase difference. phase difference. Now अगले 15 से 20 मिनट में जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इसका ट्रैवलिंग वेव या स्टैंडिंग वेव में उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होने जा रहा है, पर वेव ऑप्टिक्स जब हम पढ़ाएंगे आपको तो उस वेव ऑप्टिक्स में बहुत यूज करेंगे हम इस चीज का, कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस का। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस की। देखो भैया सर आप टॉपिक रिपीट कर सकते? कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन and its relation with phase difference and its relation with phase difference। बोलो शुरू करें। Yes sir. Yes please. ध्यान से सुनो, ध्यान से। मान लो यहां से ऐसे करके एक वेव ट्रैवल करके आई और एक वेव ऐसे करके ट्रैवल करके आई और यहाँ पर इस पॉइंट पर इन दोनों का मिलन हो गया, इस पी पॉइंट पर दोनों का इंटरफेरेंस हो गया, ये दोनों वेव्स यहाँ पर आके मिल गए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस ऑलरेडी हो सकता है? Yes. हो सकता है। वो कौन क्रिएट करके भेजेगा वो फेज डिफरेंस? Origin. कैसे उसने वेव जनरेट करी है, किस तरीके से जर्किंग करी है, उस पर डिपेंड करता है। बोलो मानते हो कि नहीं? Yes sir. थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि वैसा कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, यानी कि इनिशियली इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। कोई दिक्कत? नाउ टेल मी, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वेव ने कितना रास्ता चला है और इस वेव ने कितना रास्ता चला है, तो तुम बताओ दोनों ने सेम रास्ता चला है कि अलग अलग रास्ता चला है? अलग अलग। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाली वेव ने ये रास्ता चला है, लेट मी कॉल दिस एज x1, और नीचे वाली वेव ने इतना रास्ता चला है, लेट मी कॉल दिस एज x2। यस, तो इनके बीच में जो पाथ है, जो पाथ इन्होंने ट्रैवल किया है, इज द पाथ सेम और इज देयर अ पाथ डिफरेंस? तो हम एक नई टर्म लेने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस होगा x2 माइनस x1 एंड इसको मैं बोलूंगा डेल्टा x। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, x2 माइनस x1। मैंने पहले एक चीज बोल दी है आपको कि इन दोनों के बीच में इनिशियली कोई फेज डिफरेंस हो सकता नहीं है। हो नहीं, सकता है, नहीं है। अभी हमने नेग्लेक्ट कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो एक जादू की बात, अगर बेटा इन दोनों के बीच में एक पाथ का डिफरेंस होगा, इसका होगा पाथ का डिफरेंस, तो इस पाथ डिफरेंस की वजह से भी इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? कैसे सर? आइए बात करते हैं। ये जो वेव यहां से चल के आई है, कितना चल के आई है? x1 पॉइंट मिली है। ये जो वेव यहां चल के आई है, ये कितना चल के आई है? x2। तो ये जो वेव ऊपर से चल के आई है x1, इसकी इक्वेशन अगर मैं इस पॉइंट पे लिखूंगा जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस पॉइंट पर इसकी इक्वेशन क्या होगी? y1 बोलो, a1 sin ओमेगा t माइनस kx1। बोलो बात समझ में आती है? जो दूसरी वेव आई है जो यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? बोलो, a2 sin ओमेगा t माइनस kx2। अब बेटा ध्यान से देखो, क्या दोनों का फेज एंगल सेम दिख रहा है या दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस दिख रहा है? सेम दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है। सॉरी। अगर आप देख पा रहे हैं तो इनके बीच में बेटा क्या क्रिएट हो चुका है? फेज डिफरेंस पाई। कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस? ये पहली वाली का फेज एंगल है, ये दूसरी वाली का फेज एंगल है, तो फेज एंगल को माइनस करोगे तभी फेज डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा फेज डिफरेंस? x2 माइनस x1, यानी कि क्या मैं इसे k डेल्टा x बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। और k कितना होता था? वो तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था। k क्या होता था? 2 पाई बाई लैम्डा। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये जो फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है पाई, ये कौन सा फेज डिफरेंस है? ये कौन सा फेज डिफरेंस है? फाइनल जो पाथ डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ है। किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की वजह से। तो अब तुम एक बात बताओ, जितना तुमने अभी तक पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, कितने तरीके से फेज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है दो वेव्स के बीच में? दो तरीके। एक तरीका कौन सा है?
by the source source. कि सोर्स कुछ क्रिएट करके, और दूसरा तरीका कौन सा है? Part difference. तुम सोचो ना यार, इधर सोचो, इधर देखो। मान लो सोर्स ने दोनों वेव्स को एक साथ क्रिएट किया ऐसे करके, कोई फेज डिफरेंस उसने क्रिएट ही नहीं किया, लेकिन एक वेव कुछ कम दूरी चल के आई, एक वेव कुछ ज्यादा दूरी चल के आई, कुछ उनके बीच में पाथ डिफरेंस हो गया, तो उसकी वजह से भी एक फेज डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. So this is the phase difference. This is phase difference generated due to Part difference. part difference. Is that clear or not? Yes. Yes, sir. अब आप हमसे थोड़ी सी हम लोग बातें और करेंगे, जरा थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी आपको यहाँ पर मैथमेटिकल assumptions की नॉलेज और होनी चाहिए। एक बार बताइए मुझे, मान लीजिए जो आपकी पहली वेव चल के आई थी वो ये दूरी थी, ये कितना चल के आई थी ये बोलो? X1. और ये दूसरी वेव है जो चाहते चल के आई, ये कितना चल के आई है? X2. और मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है थीटा, लेट अस से, ये लार्ज एंगल है। लार्ज एंगल मतलब आप इसको स्मॉल अज्यूम नहीं कर सकते, आप इसको स्मॉल अज्यूम नहीं कर। तो अब आप एक चीज सोच के बताओ, इस फिगर को देख के बताओ किसका पाथ ज्यादा है? X2 का ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? Yes, sir. तो माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर मैं यहां से ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे करके, क्या मैं ये अजम्पशन ले सकता हूं कि ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली x1 ही होगी? कैन आई से दिस? Yes, sir. Yes, sir. लार्ज थीटा के लिए बोल सकता हूं? No, no, no. No, sir. Large. क्या मैं इस लार्ज थीटा के लिए बोल सकता हूं कि दिस इज x1, दिस इज आल्सो x1? नहीं sir. No, sir. अपने आप दिमाग लगाओ, कब बोल सकता हूं? Small. क्या बहुत क्या हो, छोटा हो, इसको Small. फील करो, इसको फील करो अपने आप, देखो अपने आप फील होगा। मान लो ये पहली वेव है और जो दूसरी वेव है वो ऐसे आके यहाँ पर मीट कर रही है, यानी कि एंगल बहुत छोटा बन रहा है। आप बताइए क्या आप इस बात को समझ पाते हैं कि अगर मैं बोल दूं ये लेंथ x1 है और यहाँ से इस पे ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर, कैन आई टेक दिस अजम्पशन कि ये लेंथ भी Yes. approximately Yes, sir. Yes, sir. I can only when this angle is Very small. Very small. अगर इसने पाथ चला x1 और नीचे वाली में तूने परपेंडिकुलर करा के बोल दिया ये भी x1 है, तो ध्यान से देखना, जो नीचे वाली वेव है उसने इतनी दूरी एक्स्ट्रा चली है कि नहीं चली है? Yes. दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ, यस और नो? Yes, sir. इसी को हम क्या नाम देंगे? Delta X path. डेल्टा एक्स। इसी को हम क्या नाम दे देंगे? Part. डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव्स। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, उसको जरा सुनिए ध्यान से। मान लीजिए एक वेव है, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपका फंडा क्लियर हो गया, और आप नहीं दे पाए इसका मतलब अभी भी आपके फंडे क्लियर नहीं है। दो वेव लिखी हुई, बोलिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes. चलिए बताइए इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है? So pi by 3 Pi by plus x2 minus x1. नहीं sir, 2 बना 5 x2 minus x1 plus pi by 3. क्या इनके बीच में ये फेज डिफरेंस है? बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो इस फेज डिफरेंस के कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं तुमको? So, ये फेज डिफरेंस कहाँ से आया है? initial phase difference. So, ये इनिशियल है जो सोर्स ने जनरेट करके दिया था। समझ आई बात की नहीं आई? Yes, sir. की वजह से क्या है? ये part difference. क्या आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आई? Yes, sir. ऑल राइट, वेरी नाइस। अब एक और चीज देखिए, अभी अभी आपने एक टेबल बनाई थी जिस टेबल में हमने यहाँ पर लिखा हुआ था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? इसके अंदर हम एक थर्ड पॉइंट ऐड करने जा रहे हैं। अब बताइए, हम सबने ऐसा पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती है? 2n पाई। और क्या अब इस फेज डिफरेंस को मैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स से इक्वेट कर सकता हूँ? Yes, sir. अभी पढ़ा है ना मैंने, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। यस, Yes, sir. तो 2 पाई कट जाएगा, बताओ डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? And lambda. And pi. n लैम्डा का मतलब क्या हो गया? Integral multiple. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, बोलो, Frequency. Wavelength. इसका मतलब अब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहचानने की दो कंडीशंस आ गई। पहली कंडीशन, अगर फेज डिफरेंस
पाई का इवन मल्टीपल हो, अगर फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल हो तो भी कंस्ट्रक्टिव, या ऐसे बोल लो कि पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो भी कंस्ट्रक्टिव। एक कंडीशन फेज डिफरेंस पे, एक कंडीशन पाथ डिफरेंस पे। गॉट इट और नॉट? यस सर गॉट। यहां देखिए फेज डिफरेंस कितना है, बोलिए 2n plus 1 2n+1 पाई। इसको अपन किससे इक्वेट करेंगे? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा डेल्टा एक्स। से पाई कट जाएगा कि नहीं? यस सर। यहां से डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बेटा? 2n plus 1 लैम्डा बाई 2n+1 लैम्डा बाई 2 इसका क्या मतलब है? odd multiple of lambda ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा नहीं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ lambda by 2 लैम्डा बाई 2। देखो ना ये जो लैम्डा बाई 2 लिखा है इसी के तो ऑड मल्टीपल्स है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस यस सर। यानी कि अगर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है तो कैसा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। और लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है तो destructive। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस ऑलराइट, नोट करिए। Sir, please show next slide. सर वाई नहीं सर आप एंगल वाले में यही बता रहे थे कि जिसका थीटा कम रहेगा उसमें पाथ डिफरेंस भी कम रहेगा। क्या कम रहेगा? लास्ट स्लाइड में जो आपने थीटा वाला बताया था उसमें स्मॉल एंगल। हाँ कि अगर ये थीटा छोटा नहीं है तो तुम ये अजम्पशन नहीं मान सकते कि यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा के बोल दो कि सिर्फ ये दूरी पार्ट डिफरेंस है। ये दूरी पार्ट डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ अगर ये हाँ हाँ समझा तो ये दूरी पार्ट डिफरेंस है। गॉट इट? समझा हाँ। कर लिया नोट ये स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाने। नो सर बाकी है लिखवा। Sir. डन? Yes, sir. Sir, please show right side.
चलेगा सर। हो गया बेटा? सर एक बार लास्ट साइड दिखाओ। लास्ट स्लाइड ये लो। डन। Next slide. हो गया भाई? हो गया सर। चलो। नो सर। सर लास्ट स्लाइड बाकी है सर, लास्ट स्लाइड बाकी है। लिखो जल्दी से। सर वो एरो किसके लिए सर? कौन सा एरो? अरे यू कैन राइट इट डाउन हियर दैट दिस इज द पार्ट फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस. This is due to part difference, right? कर लिया इतना यार, आगे बढ़े। Yes. चलो भैया, क्या लिखा हुआ है? ट्रांसमिशन हो गई। पहली चीज कि यहाँ ये जो वर्ड मैंने ट्रांसमिशन लिखा है ना, आप इसको अपने दिमाग में ऐसे समझो तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। रिफ्रैक्शन, बेसिकली आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, राइट? क्या होता है रिफ्लेक्शन का मतलब? क्या होता है साहब? रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि कहीं भी किसी भी बाउंड्री से टकरा के आपकी लाइट या एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज ऑल्सो वेव ओनली, जो एनर्जी है वो सेम मीडियम में लौट के आ जाती है, तो उसे रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। अगर वो मीडियम चेंज करके दूसरे मीडियम में चली जाती है तो रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन बोल देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि जब भी बेटा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, लेट अस टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन होता है तो जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। यू नो दिस और नॉट? यस सर। यस सर। मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? ये पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया ऑप्टिक्स में? ऑल्सो क्या आपको ये भी पता है कि जब भी कभी एक बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट करेगी, फॉर एग्जाम्पल आई होप यू नो दिस दैट दिस इज अ बाउंड्री, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, और अगर यहां से लाइट रे ऐसे आ रही है, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट रे, तो रियलिटी में ना तो इसका 100% रिफ्लेक्शन होगा ना 100% रिफ्रैक्शन होगा, ये पता है? यस सर। इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, इसको हम ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड पार्ट कह रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? नो सर। इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में वेलोसिटी सेम रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएगी। वेलोसिटी वेवलेंथ बदल जाएगी। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बहुत अच्छी बात है साहब। तो आइए इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स का। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। मान लो मेरे पास एक रस्सी है ऐसे करके,
इसका जो म्यू है वो है म्यू1, मास पर यूनिट लेंथ है म्यू1, और इसके साथ एक दूसरी रस्सी मैंने जोड़ रखी है इस तरीके से, मतलब बेसिकली मीडियम इसका चेंज कर दिया है, और ये जो दूसरी रस्सी है इसका मास पर यूनिट लेंथ है म्यू2, एंड लेट अस से यहां से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। और अब बेसिकली इन दोनों रस्सियों को जोड़ के मैं यहां से एक डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा, एक वेव पल्स क्रिएट करूंगा, जो वेव पल्स इस तरफ आ रही होगी। तो लेट अस से मैंने यहां से एक वेव पल्स क्रिएट करी है ऐसे करके, और ये एक वेव पल्स है जो इधर की तरफ आ रही है। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। इसको मैंने बोला इंसिडेंट वेव, और इस इंसिडेंट वेव की इक्वेशन मैंने लिखी AI sin ओमेगा टी माइनस KX। AI मतलब इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट वेव। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, जब ये वेव यहां से आएगी, बेसिकली ये जब एनर्जी यहां से चलती आएगी चलती आएगी चलती आएगी चलती आएगी चलती आएगी, यहां पर ये जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। होगा क्या? क्या ये सारी की सारी एनर्जी यहाँ से वापस चली जाएगी? नो सर। नहीं। क्या ये सारी की सारी एनर्जी अगली रस्सी पर प्रोपेगेट कर जाएगी? नो सर। नहीं। का कुछ पार्ट पीछे चला जाएगा और कुछ पार्ट किधर चला जाएगा? आगे। That means some part would get reflected and some part would get transmitted. यही हम पढ़ने जा रहे हैं। बोलिए बात समझ में आती है? यस सर। आपका जो जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन आएगा उसके आने के चांसेस मैक्सिमम इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हुए होते हैं, अगर वो ट्रैवलिंग वेव से आ रहा है तो। बहुत सिंपल सी कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं, आराम से सुनते रहना। ये इंसिडेंट वेव आई, ये इंसिडेंट वेव यहां से टकराई, टकरा के किधर लौट गई? कुछ पार्ट वापस लौट गया और कुछ पार्ट किधर चला गया? आगे। तो हमने बोला था आप रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो आपने कहा सर रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन होगी कुछ AR, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड AI थोड़ी रहेगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं? चेंज हो जाएगा। यस सर। एनर्जी बट गई ना दो हिस्सों में, हाँ कि ना? हाँ सर। एंड आई होप ये समझ में आ जाए तुम्हें। डायरेक्शन बदल दो। माइनस का प्लस कर देंगे, बोलो बात समझ में आती है? यस सर। पक्की बात है? हाँ सर। अच्छा आप बताओ ट्रांसमिटेड की इक्वेशन क्या होगी? 80 sin ओमेगा t माइनस के। ओमेगा बदलेगा ना? 80 sin ओमेगा t माइनस के। इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा। क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव तो आपकी आएगी इन द सेम डायरेक्शन, यस और नो? यस सर। Now, कुछ बच्चों ने इस बात को पकड़ लिया और कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाए। यहाँ ये K चेंज हो जाएगा बेटा। हाँ सर। K चेंज क्यों हो जाएगा पहले समझिए बेटा। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे ट्रांसमिशन हो, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है किसी भी फिनोमेना से? नो सर। तो इसलिए आप देख सकते हो हर जगह ओमेगा मैंने सेम रख रखा है, यस और नो? यस सर। क्या वेवलेंथ चेंज होता है रिफ्रैक्शन से? यस सर। और आपने बचपन में पढ़ लिया था K किसके बराबर होता है बेटा? 2 पाई लैम्डा। तो जो आपकी इंसिडेंट वेव है क्या वो इस रस्सी पर है म्यू1 पे? यस सर। जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी क्या वो भी इसी रस्सी पर होगी? यस सर। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों क्योंकि सेम मीडियम में है तो उनका तो K सेम लिखना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। ट्रांसमिटेड वेव है वो तो म्यू2 में होगी, हाँ कि ना? यस सर। तो मीडियम बदल गया, दैट मींस वेवलेंथ चेंजेस। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। अगर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो बेटा यहाँ K आएगा कि K प्राइम लिखना चाहिए मुझे? K प्राइम या KT। K प्राइम। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ऑल्सो इस रस्सी पर जो वेव चलेगी मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? और इस रस्सी पर जो वेव चलेगी उसकी सेम वेलोसिटी होगी कि अलग अलग होगी? अलग होगी। क्योंकि आपने बचपन में पढ़ लिया था वेलोसिटी होती है √T/μ। टेंशन दोनों में भले ही सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रस्सी है पर म्यू अलग अलग है, तो वेव वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। यस सर। तो आप कुल मिला के जो आपकी कहानी है, कुल मिला के जो आपका टास्क है वो ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए AR और मतलब अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड AI है, अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? AI। तो रिफ्लेक्टेड वेव का और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना कितना होगा, यानी कि आई नीड टू फाइंड आउट कि AR कितना होगा और AT कितना होगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर।
बिफोर मूविंग फर्दर जस्ट गेट क्लियर विद दिस, मैं दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, AR और AT, और ऑब्वियसली बात है, एक बात बता, AR और AT इन दोनों की वैल्यू AI के टर्म्स में ही आएगी कि नहीं? हाँ सर। तो हाउ मेनी इक्वेशंस डू आई नीड? 2 equations. दो इक्वेशन। आओ देखते हैं वो दो इक्वेशंस क्या हो सकती है। तो एक बात बताओ, ये इंसिडेंट वेव ऐसे चलती हुई आई, इस पे वापस क्या जा रहा होगा? रिफ्रैक्टेड। एक रिफ्लेक्टेड वेव इधर वापस जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी? हाँ सर। तो ऐसे करके बना लो, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव जो वापस जा रही है, और इधर कौन सी वेव जा रही होगी? ट्रांसमिटेड वेव। क्या इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसको समझिए। ये जो बेटा जंक्शन है, जंक्शन, ये जो बाउंड्री है जहां पर ये दोनों रस्सियां कनेक्टेड है, इसको मैं x इक्वल टू 0 मान लेता हूं। क्या मान लूं? X equal to 0. तो इधर देखो, ये तुम्हारी रस्सी है पहली वाली, और ये तुम्हारी रस्सी है दूसरी वाली। अब आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है, इसको समझिएगा अच्छे से, और अगर नहीं क्लियर हो तो यही पूछ लीजिएगा मुझसे। ये कौन सा पॉइंट हमने अज्यूम किया है? बोलिए। x इक्वल टू 0। चलो एक बार बताओ, एक पॉइंट लेते हैं रस्सी पर जो इस x इक्वल टू 0 से जस्ट पहले है। जस्ट पहले मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं 0 माइनस। 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट पहले वाला पॉइंट। तुम सोच के बताओ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितनी, कौन सी, इस, या ऐसे बोलता हूं मैं, इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन कौन सी वेव गवर्न कर रही होगी? पॉइंट पे दो वेव चल रही होंगी ना, एक इंसिडेंट जो इधर से आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड जो इधर से जा रही है। बोलो हाँ या ना? इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि y ऑफ दिस O माइनस, क्या तुम्हें समझ में आता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है दैट शुड बी yi प्लस yr। Yes sir. Yes. That should be yi plus YR. Agreed or not? Agreed. Yes sir. All right. How will you write yi? How will you write yi? AI sin Omega t minus kx. प्लस AR sin ओमेगा t। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं सर kx कहाँ खा गए आप? ये कौन सा पॉइंट लिया है मैंने? 0। x इक्वल टू 0 से जस्ट पहले, तो इसमें x को तो मैं 0 पुट कर सकता हूँ कि नहीं पुट कर सकता हूँ? यस सर। हाँ सर। आएगा, समझ आया कि नहीं आया? Yes. इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है 0 से माइनस वाले पॉइंट का, उसका डिस्प्लेसमेंट साफ कितना हो गया? AI प्लस AR इंटू sin ओमेगा t। sin ओमेगा t। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। आगे देखिए, अब ये वाला पॉइंट देखिए जो 0 से जस्ट आगे है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते थे 0 प्लस। आप अपने आप सोच के बताओ, ये जो 0 प्लस वाला पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कौन सी वेव गवर्न कर रही होगी? Transmitted. बोल सकता हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y ऑफ ट्रांसमिटेड ही होगा, हाँ कि ना? Yes sir. Yes sir. और yt कितना हो जाएगा? KT sin omega. KT sin ओमेगा t, क्योंकि x is again 0। एनी सर प्रॉब्लम इन विद दोनों को दिस? इक्वेट कर सकते हो ना? बोलो, एनी प्रॉब्लम और नॉट? No sir. Yes, sir. आप बेटा समझने वाली चीज ये है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। आप में से कितने लोगों को ये चीज खुद से समझ में आती है? आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझाऊंगा बेटा। क्या लिखा हुआ है ये? Continue. LHL is equal to RHL. String y of O minus is approximately I equal O to, O plus. ये समझ आता है? Yes sir. एक बार आप ये पॉइंट समझा सकते हो? हाँ बेटा बिल्कुल समझाएंगे, समझाना ही पड़ेगा, यही काम है हमारा। लो समझाते हैं बेटा। इधर देखो बेटा, एक बात बताओ, ये जो 0 माइनस और ये जो 0 प्लस वाले पॉइंट है, ये बहुत दूर दूर वाले पॉइंट है कि बहुत पास पास वाले पॉइंट है? पास वाले। तो बेटा कॉमन सेंस लगा के सोचो, इमेजिन करो कि किसी भी रस्सी के अगर मैं दो पॉइंट ले लूं जो बहुत आसपास है, उनके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ सर। यस सर। सोच के देख यार, एक रस्सी ले ले ऐसे करके, ऐसे रस्सी ले ले, और एक काम कर, इसमें एक पॉइंट ये ले ले और एक पड़ोस वाला ले ले। क्या ऐसा हो सकता है कि ये अपने एम्पलीट्यूड पे टंगा हुआ और ये यहीं पे हो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हाँ सर, तो ऑलमोस्ट सेम होंगे समझा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नो। नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। जैसे आप इसको देखो ध्यान से, इसको फील करो। आप कैसे फील करोगे? ऐसे फील करो। मान लो एक रस्सी पे ऐसे करके एक वेव जनरेटेड है। बोलो हाँ या ना? Yes sir.
इस रस्सी के कोई भी दो पार्टिकल में ले लेता हूँ पड़ोस पड़ोस वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, तो बेटा जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका है ऑलमोस्ट उतना ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। दो पॉइंट जो बहुत पास पास है उनके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमेशा अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला, तो अब तुम सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाला तो अपने एम्पलीट्यूड पे और ये वाला मीन पे हो? ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नहीं सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? यस यस सर। तो हमने बोला दिस y ऑफ o माइनस शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y ऑफ o प्लस। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो क्या sin ओमेगा t कट जाएगा? यस सर। मेरे को पहली इक्वेशन मिल जाएगी क्या? ai plus ar equals to 8. ai plus ar is equal to 80. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इतना नोट करिए पहले जल्दी से। हो गया डन? सर बोल बच्चे। सर यहाँ पे μ1 और μ2 रोप के डिफरेंट मटेरियल है कि जो उसके बाहर है वो मटेरियल डिफरेंट है? नहीं नहीं, मतलब दोनों एयर में है कि लीनियर मास डेंसिटी है दोनों की। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, लीनियर मास डेंसिटी है बेटा, μ1 μ2। और नहीं, डिफरेंट मीडियम भी हो सकते क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के? नहीं नहीं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो लाइट से लेना देना होता है ना, हम ट्रैवलिंग में पढ़ रहे हैं। वो तो सर उसमें भी तो कर ही सकते हैं ना, एक वाटर में एक एयर में। हाँ, तो वो भी बट यहाँ ये जो μ1 और μ2 लिखा है ये इनके लीनियर मास डेंसिटीज है। ओके। डन? सर एक मिनट। नो सर, एक मिनट। वो कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रिंग करके क्यों एक्सप्लेन किया? मतलब हम लोग अगर y
ओ माइनस और वाई ओ प्लस को इक्वेट करे तो डायरेक्ट मिलता है ना। हाँ बट बेटा वो वाई ओ माइनस और वाई ओ प्लस इक्वेट क्यों कर सकते हो तुम? तभी कर सकते हो ना जब स्ट्रिंग की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, वरना रस्सी टूट जाएगी ना। हाँ हाँ बेटा एक बात ऐसा समझना, 0 प्लस वाले पॉइंट को ऐसे ही रख और 0 माइनस वाले पॉइंट को ऊपर की तरफ खींच ले, तो अगर 0 प्लस वाला पॉइंट साथ में ऊपर नहीं गया तो रस्सी टूट जाएगी कि नहीं? हाँ हाँ समझा समझा। सर डन। डन, रिटन। यस सर डन। चलो अब एक बात बताओ, मुझे एक इक्वेशन और चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। किस किस के बीच में? तो बेटा कॉमन सेंस ये कहता है कि दूसरी इक्वेशन में बना सकता हूं एनर्जी कंजर्वेशन की। यस सर। कैसे? एक बात बताइए, जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट वेव लेके आई थी वही तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में बट गई है कि नहीं? यस सर। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि जो भी पावर इंसिडेंट वेव की होगी वो रिफ्लेक्टेड वेव की पावर प्लस ट्रांसमिटेड वेव की बराबर होना चाहिए। यस सर। आई होप आपको रिमेम्बर होगा, याद होगा कि लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी वेव की जो एवरेज पावर होती है दैट इज हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। याद है? फटाफट देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इंसिडेंट वेव की पावर लिख रहा हूँ। इंसिडेंट वेव की पावर के लिए हाफ, उसके लिए जो म्यू आएगा वो म्यू1, वी आएगा वो v1, ये आएगा ai का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? नो सर नो। रिफ्लेक्टेड देखो, रिफ्लेक्टेड के लिए म्यू कौन सा आएगा? म्यू2 के म्यू1? म्यू1 और वी भी v1 क्योंकि वो उसी मीडियम में वापस आ गई है। हाँ कि ना? हाँ सर। यहाँ हो जाएगा ar का स्क्वायर इंटू ओमेगा। बहुत अच्छी बात है। ट्रांसमिटेड के लिए बताओ म्यू कौन सा आएगा? म्यू2 वी कौन सा आएगा? P2 टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या ये बहुत टफ है समझना? नो। बहुत अच्छी बात है। हाफ से हाफ उड़ा दीजिए, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा उड़ा दीजिए। कोई दिक्कत? अपने पास आ जाएगा म्यू1 v1 ai स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू1 v1 ar स्क्वायर प्लस म्यू2 v2 a t स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो बेटा, अब मैं समझाऊंगा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? इस म्यू1 की जगह बेटा मैंने ये लिख दिया। मुझसे मत पूछना कैसे लिखा, समझ आ गया? नहीं आया ना समझ में? आया सर। यहाँ पे भी ये लिख दिया। कोई दिक्कत है? ट्रांसमिशन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा? नहीं बेटा, आप सारे लॉसेस डील हटा के चलते हैं, आइडियल केस पढ़ रहे हैं। बोलो भैया, क्या इतनी बात तुमको समझ में आई? यस सर। हाँ सर समझा। तो आप देखो बेटा क्या कर सकते हो। पहली बात टी 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 काट दूं? यस। नेक्स्ट यहाँ देखो, इस वाले v1 से एक v1 इधर कट गया, इस v1 से एक v1 इधर कट गया, इस v2 से एक v2 इधर कट गया। यस और नो? यस सर। क्या मिला आपको? व्हाट यू आर लेफ्ट आउट विथ? ai स्क्वायर अपॉन v1 इज इक्वल टू ar स्क्वायर अपॉन v1 प्लस a2 स्क्वायर बाई v2। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। ना अब एक काम करो, मैं इसी स्टेप में काम कर देता हूँ, मेरी एक स्टेप की मेहनत तुम बचा लेना। इस पूरी इक्वेशन को v1 से मल्टीप्लाई कर दे। कर सकते हैं। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं v1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से ये v1 हट जाएगा, यहां से ये v1 हट जाएगा और यहां पर एक v1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं आई? अब एक काम करो, इस वाली टर्म को इधर ले जाए। यस सर। क्या बन जाएगा बोलो? ai स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू v1 by v2 at स्क्वायर v1 by v2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा इधर देखो, ai स्क्वायर माइनस ar स्क्वायर, क्या मैं इसको ai माइनस ar इंटू ai प्लस ar लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस। और ये किसके बराबर आया है? किसके बराबर आया है? at स्क्वायर
V1 by V2 into AT square, yes or no? Yes, sir. अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ उसको ध्यान से बताइए, क्या आपको ये वैल्यू ऑलरेडी पता है? हाँ ये आपने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव करी है, AI प्लस AR किसके बराबर है? तो बेटा अगर ये AI प्लस AR AT के बराबर है तो ये पूरा AI प्लस AR और यहाँ से एक AT काट दूं उठा के, समझ आ रहा है? क्या बचा मेरे पास? AI minus AR equal to AT into V1 by V2. V1 by V2 into A2. Is the complete derivation clear? Yes, sir. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब बस दोनों इक्वेशन को क्या कर लूं भैया? Equate. सॉल्व कर दीजिए। तो पहली इक्वेशन आपसे ये कह रही है कि AI प्लस AR किसके बराबर है? 80. दूसरी इक्वेशन कह रही है AI माइनस AR किसके बराबर है? V1 by V2 8. बोलो, यही कह रही है कि नहीं कह रही है? Yes. हाउ टू सॉल्व देम? क्या करूं? ऐड कर दो, ऐड कर दो सर। जब ऐड कर दोगे तो AR कट जाएगा, हमको मिल जाएगा 2AI इज इक्वल टू 80 1 प्लस V1 बाई V2। यहां से मुझको मिल जाएगी 80 की वैल्यू 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। I have got the amplitude of the transmitted pulse in terms of incident pulse। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. AR कैसे निकालेंगे साहब? Value डाल Add करके ये 80 की वैल्यू उठा के पहली वाली में डाल दो तो AR कितना आ रहा है? 80 माइनस AI आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. 80 की जगह ये रख दीजिए 2V2 AI अपॉन V1 प्लस V2 माइनस AI। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा जल्दी बताओ? AI कॉमन आ रहा है -1। मेरे ख्याल से तुम्हें दिख रहा होगा, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन, V1 plus V2. ये किसके बराबर आ गया? 8. यही निकालने निकले थे आप अपने घर से? बोलिए यस और नो। Yes, sir. This is the amplitude of the reflected pulse and this is the amplitude of the Trans. बोलिए भैया, पहली इक्वेशन हमने बनाई कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रिंग की, इसकी भी कोई दिक्कत, इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो बताइए। दूसरी इक्वेशन सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन की, जो भी इंसिडेंट वेव की पावर थी वो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में बन गई। क्या इसमें कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। हमने पावर का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑलरेडी, इसका इस्तेमाल कर लिया हमने, सिंपल एनर्जी कंजर्व कर दी, एक दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली और सिंपली AI और AR को सर वो सॉल्व कर। यू को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया हो। हाँ, कहां पर? म्यू को, इसको म्यू को T बाई V स्क्वायर। क्या दिक्कत है? कैसे किया वो समझाना है? हाँ सर। बेटा एक बात बताओ, ये याद है कि किसी भी वेव की वेलोसिटी अंडर रूट T बाई म्यू होती है? हाँ सर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी दिख रही है? यहाँ से म्यू की वैल्यू T बाई V स्क्वायर नहीं दिख रही है? हाँ सर। बस उठा के वही सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप समझ में आ रहा है? हाँ सर। और कोई डाउट? जल्दी बताओ, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, जल्दी से, क्विकली। तो मीडियम बदलने से म्यू1 और म्यू2 कैसे बदल रहा है? क्या कह रहे हो बेटा? मीडियम बदलने से म्यू1 और म्यू2 कैसे बदल रहा है? बेटा म्यू1 और म्यू2 क्या है यहाँ पे?
मास पर यूनिट लेंथ है। तो एक रस्सी हल्की है, एक रस्सी भारी है, तो म्यू और अलग अलग होगा ना दोनों का। तो रस्सी हम लोग ने अलग अलग लिया है, तो मीडियम का कुछ रोल नहीं है उसमें। बेटा मीडियम है क्या यहाँ पर? ये वेव एयर में चल रही है कि रस्सी पे चल रही है? ओके, हाँ रस्सी पर चल रही है, तो रस्सी ही मीडियम है। तो अगर एक रस्सी हल्की ले ली, एक भारी ले ली, दोनों का म्यू अलग अलग ले ले, मतलब मीडियम चेंज हो गया ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। इसको लाइट से मत कंफ्यूज करो, लाइट तो एयर में चलती है, वेव तो ये रस्सी पे चल रही है ना बेटा। समझा। लिख लिया आपने ये? यस सर। Can you see the next slide? हाँ ये लिख लिया। एक मिनट। Done, sir. Done. डन। आपने लास्ट में स्क्वायर कैसे हटाया? AI स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर को A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से मैंने A प्लस बी ए माइनस बी करके उधर लिख दिया, दिखा। समझा सर। फिर AI प्लस AR को 80 से काट दिया, AI प्लस AR 80 है फर्स्ट इक्वेशन से, तो एक स्क्वायर हटा दिया। समझ गया So next slide. सर 1 मिनट पीछे। डन। Yes, sir. Done. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. यस सर। All right. So tell me honestly, जो भी चीजें, जो भी topics, whatever we have covered today, are you clear with each and everything? Yes. Yes, sir. All right. All sorted? Yes, sir. All right. By the time we are coming for the next Sir. class, I mean next The Sunday, QR code. प्लीज इतना पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास तक, इतना रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम अपना डिस्कशन इसके आगे से शुरू करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो हमने सिर्फ इनके एम्पलीट्यूड निकाले हैं, अभी हम इनकी पूरी पूरी इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे और इसका और एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे। तो इतना पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, समझ आ रही है बात? सर QR कोड। Yes, sir. हाँ QR कोड में दिखा देता हूँ बेटा। हालांकि QR कोड जनरेट, सर एक बार आप लास्ट पेज दिखा सकते हैं एक बार? रुक जा बेटा, QR कोड पहले सर देख आप ले। एक बार टैप करने के बाद थोड़ा टाइम रुको, वो आ जाएगा। एक बार टैप करने के बाद रुक जाऊं? यस सर। ठीक है, रुक गया मैं, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर आप थोड़ा लेफ्ट में जा सकते हैं? लो भाई आ गया। Okay, thank you, sir. Bye, sir. चलो भाई, that's all from my end. कोई होमवर्क नहीं है ना? नहीं बेटा, आज जो होमवर्क है जो भी आएगा वो ग्रुप पे आएगा, ग्रुप चेक करना, ठीक है? सर फर्स्ट स्लाइड से लेना ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर PDF नहीं बना। मैं PDF बना लूंगा, फिक्र मत कर। ये बना के ग्रुप पे शेयर कर देगा, डोंट वरी। अच्छा सर, हमको लास्ट टाइम किसी ने ले लिया है QR कोड कि नहीं? सर ले लिया ले लिया। ठीक है Sir, we haven't received the group link only. बेटा, ऐसा कैसे हो रहा है? इतने बच्चों को ग्रुप लिंक भेज दिया है, अभी भी ग्रुप लिंक नहीं मिल पाया आपको? हाँ सर, मैंने कोऑर्डिनेटर से भी पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला कि कोई ग्रुप ही नहीं बना, ऐसा बोल रहे हैं। बोरियली शायद नहीं मिला है सर, हम लोग को अभी तक ग्रुप पे नहीं आया। जिन भी लोगों को नहीं मिला है प्लीज आज फिर से मुझे दोबारा टेक्स्ट करिए। मेरे पास जितने बच्चों का भी टेक्स्ट आया था मैंने सबको ग्रुप लिंक भेज दिया है।
आप चैट पे भेज दो ना ग्रुप लिंक अभी। हाँ सर। चैट पे बेटा कैसे भेजूं? कॉपी पेस्ट। चैट पे कैसे भेजूं? अच्छा, आप लोग का आपस में कोई ग्रुप बना हुआ है? हाँ सर। ना मतलब जिस भी सेंटर को ग्रुप लिंक नहीं मिला है आपका, वैसे अदरवाइज कोई ग्रुप बना हुआ है? हाँ सर, ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है। हाँ तो ठीक है, व्हाट आई डू इज, मैं जो ग्रुप है उसमें आपको लिंक एक बार दोबारा भेज देता हूँ, उसमें से कोई भी बच्चा उस दूसरे ग्रुप पे वो लिंक शेयर कर दो सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन। या सर। फिर हाँ बोलो। नहीं सर, आप बोलिए उसको। और या फिर आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर दो, आई स्टिल सी कि अभी भी किस किस को रिसीव नहीं हुआ है। जिसको भी मैं ग्रुप लिंक भेजूंगा प्लीज आगे भी अपने फेलो क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिएगा या अपने फेलो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो आपका एक बार नंबर दे दो ना वापस। मेरा नंबर बेटा वापस ये लो। सर हाँ आपने जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था वो मेंस के मॉड्यूल में से था, तो वो हमने किया, पर आप इस बार मेडिकल का भी ड्रॉप डाउन करके दे सकते हो तो हम उससे भी कर लेंगे। बेटा मेडिकल वाले के बच्चों, मॉड्यूल से। मेडिकल वाले बच्चों आप एक काम करो, मॉड्यूल देखा है आपने कभी उठा के? सब हमको अभी तक दिया नहीं है, तो हम लोग ये भी उनको बोल देंगे देने के लिए। हाँ तो पहले उनको बोलो मॉड्यूल आपको दे, फिर आई विल सेंड यू, क्योंकि वेव्स का जो मॉड्यूल है ना मेडिकल का, उसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो उसमें ट्रैवलिंग वेव हाँ सर, वो हमने अटेम्प्ट किए हैं, आपने जो लास्ट टाइम दिए थे। तो जितना भी ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव के क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं ना, यू कैन अटेम्प्ट एवरीथिंग नाउ। समझ आ रही है बात? ओके सर। ऑलराइट सर पर हमारे पास मेंस का वो टॉपिक वाइज वाला नहीं, हमारे पास वो 4 एक्सरसाइज वाला ही मॉड्यूल है। वाला नहीं, मैं मेडिकल के मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। उसमें है ऐसे सेक्शन? हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। Sir, I have Yes. doubt. हाँ पूछो। So can you please re-explain CI and DI of that concept of path difference and its relationship with phase difference? बेटा यहाँ देखो, सीआई में क्या हो रहा था? सीआई में क्या हो Yes, रहा था? sir. सीआई का जो फेज डिफरेंस था वो 2n पाई था, यस और नो? Yes. और पाई किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स के। तो अगर मैं इसको 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स से बराबर कर दूं तो यहाँ से डेल्टा एक्स एन लैम्डा निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? एन लैम्डा। एन लैम्डा मतलब N lambda. लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। बोलो बात समझ में आती है? Yes. और अगर जैसे यहाँ डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो देखो इसमें लैम्डा बाई 2 को छोड़ के बाकी नंबर क्या लिखा हुआ है? 2n + 1। 2n + 1 विल बी ऑड नंबर, यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2। गॉट इट? 2n + 1 is a random number, random odd number. या 2n + 1 इज ऑड नंबर बिकॉज इसमें आप n Okay, की sir. कोई भी वैल्यू डालो ना, n 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा, 1 डालोगे तो 3 आ जाएगा, 2 डालेगा 5 आ जाएगा, 3 डालेगा 7 आ जाएगा। देख पा रहा है कि नहीं? Yes, sir. ऑलराइट। Okay. Thank you. सर मुझे Slides स्लाइड्स दिखाना दिखाना ना ना सर स्टार्टिंग से, सर मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सब लास्ट स्लाइड पे एआर वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? लास्ट स्लाइड में एआर वाला पार्ट, कौन सा एआर वाला पार्ट? ये हाँ सर, वो सेक्शन। बेटा 80 माइनस AI कर दिया मैंने। यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन से AR किसके बराबर है? 80 माइनस AI। जैसे उसके नीचे वो बॉक्स वाला। ये हाँ सर। बेटा 80 की ये वैल्यू रख दी, यहाँ तक बात समझ में आई? यस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? AI कॉमन ले लो, क्या बचा? 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 माइनस 1, हाँ कि ना? ओह यस सर। तो इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुम? v1 प्लस v2 गॉट इट। 2v2 माइनस v1 माइनस v2, तो 2v2 से एक v2 कट के v2 तो बचेगा। गॉट इट और नॉट? यस सर, थैंक यू सर। सर आप वो पाथ एंगल डिफरेंस वाला एक पार्ट समझा दो। क्या बेटा? सर वो पाथ एंगल डिफरेंस जो है वो छोटा होता है तो क्या करना होता है और बड़ा होता है? यस सर। बेटा मैंने मोटी मोटी ये बात बोली कि तुम एक बात बताओ, ये एक लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है? एक्स।
ये एक दूसरी लाइन है और ये बड़ा एक एंगल सा बना रहा है, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिराऊं ऐसे करके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये भी एक्स है? यस सर। नहीं बोल सकता ना, ये बड़ा एंगल है बेटा थीटा। क्यों सर? अरे बेटा एक बात बता, ये थीटा देख, अगर तू इसको भी एक्स बोल देगी, इसको भी एक्स बोल देगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। तो बेटा cos थीटा 1 सिर्फ कब होता है? cos थीटा 1 सिर्फ तभी होता है जब थीटा कैसा होता है बेटा? ओके सर, समझा। समझ आ गया? हाँ हाँ। सर स्लाइड्स दिखाना ना ऐसा रिक्शन में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बेटा आपके ग्रुप पे क्यूआर कोड कोई भेज रहा है बच्चा? सर एक बार क्यूआर कोड दिखा दो प्लीज। सॉरी नहीं है। आया नहीं आया? किसी ने ऑलरेडी ग्रुप पे भेज दिया है, अदरवाइज दिस इज द क्यूआर कोड, यू कैन स्कैन इट इफ यू वांट। डन? सर हाँ, लास्ट संडे का सर पीडीएफ दिखा देना ना, एक सीन क्यूआर दे देना ना। बेटा लास्ट संडे का पीडीएफ मेरे पास अभी नहीं है, ग्रुप पे होगा, आई विल सेंड यू दैट अगर होगा तो। ओके सर। ग्रुप पे आप किसी बच्चे से सेंड यू। हाँ बोलो सर, आप एक बार कॉन्सेप्ट्स और पार्ट डिफरेंस दिखा सकते हो एक बार? जल्दी नोट डाउन करो बेटा, यू हैव अनदर लेक्चर एट 6 o'clock, आई आल्सो हैव अनदर लेक्चर। डन? सर इसमें जो मतलब ये थीटा है, इसमें हमें लार्ज लेना पड़ेगा ना थीटा, स्मॉल थीटा लेना? लार्ज लेगा तो कैसे बराबर मानेगा इसे यार, कितनी बार बताऊं? तो स्मॉल लेना था ना? थीटा स्मॉल लेगा तो बराबर मान सकता है ना। तो लार्ज वाला गलत है मतलब, है ना? तो ये क्या लिखा हुआ है ये? ओके सर। ठीक है, बोलो बात समझ आ गई? यस सर। चलिए, चलो फिर आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सर उसका क्यूआर कोड नहीं लास्ट संडे वाले, आपके पास है क्या पीडीएफ अभी सर? डोंट वरी, आई विल आस्क समबडी टू सेंड यू इन द ग्रुप, किसी ने लिया था, राइट? ओके सर।